शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुआएं जिसकी दुनिया के हर एक गोशे में जाती हैं, शुआएं जिसकी दुनिया के हर एक गोशे में जाती हैं, अलीगढ़ की जमीन पर एक चिराग ऐसा जलाया है और लिखा जाएगा तारीखों में आवे सर से सर सैयद कि तूने कार्य नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। जनाब प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जगर साहब, चेयरमैन एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, जनाब नवाब साजिद इब्राहिम साहब, डायरेक्टर इमेज क्लासेस, अजीज साथियों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ प्यारे बच्चों खामोश हो जाइए प्लीज। आज हम सब यहाँ यौम सर सैयद और इमेज क्लास के एक और नए सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर, बल्कि मुबारक मौके पर जमा हुए हैं, जिसकी मैं आप सबको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं मोहम्मद दानिश अंसारी आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हमारी देरीना रिवायत है कि हम किसी भी अच्छे प्रोग्राम का इफ्तिताह अपनी देरीना रिवायत कुरान करीम की तिलावत से करते हैं। लिहाजा इसी देरीना रिवायत को बरकरार रखते हुए मैं अपने एक होनहार तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद कैफ को दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए और हमारी देरीना रिवायत को बरकरार रखते हुए आज के प्रोग्राम का इफ्तिताह करें इस शेर के साथ कि मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। हाफिज मोहम्मद कैफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. क्योंकि आज इनॉग्रेशन भी है और आप सबको मालूम है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी अली फ्रेटर्निटी है वो सब सर सैयद डे का सेलिब्रेशन भी इसीलिए रखा गया है कि ताकि हम लोग जो है साल में एटलीस्ट एक बार इस सरजमीन पे हम सर सैयद को याद करें, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सर सैयद के ऊपर में थोड़ी बहुत बात करने के लिए हम बुलाएंगे हमारे फैकल्टी मेंबर डॉक्टर परवेज सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस खूबसूरत तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जगर साहब, इमेज क्लासेस के डायरेक्टर नवाब साजिद इब्राहिम, CEO साहिबा इब्राहिम साहिबा, मेरे होनहार कोलीग्स, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम।
जैसे कि बताया गया, आज की ये मुश्तरका तकरीब है, यानी हम इसमें दो तकरीबात मना रहे हैं। एक तो यौम सर सैयद और दूसरा हम इमेज क्लासेस के अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरे सेंटर का इफ्तिताह है। मैं इस मुबारक मौके पर मैं नवाब साकिब इब्राहिम को, इनकी मोहतरमा साइमा इब्राहिम साहब को और तमाम इमेज क्लासेस की टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं सर सैयद के ऊपर बात शुरू करूं, मैं सर सैयद साहब को खिराज अकीदत पेश करता हूं इस शेर के साथ कि यूं तो औरों की तरह सैयद भी एक इंसान था, यूं तो औरों की तरह सैयद भी एक इंसान था, हाँ बस एक फर्क था, सब जिस्म थे वो जान था। कौम की इस्लाह का उसके दिल में बड़ा अरमान था, काम ये बहुत मुश्किल था मगर उसके लिए आसान था। अभी परसों में मेरा एक इंटरनेशनल लेक्चर था सर सैयद पर ऑनलाइन, तो जहाँ तक मैंने सर सैयद को पढ़ा और सर सैयद को जाना, मैं समझता हूँ कि सर सैयद सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है और ना ही सर सैयद किसी एक शख्सियत का नाम है, बल्कि मेरे नज़दीक सर सैयद एक फिक्र का नाम है, सर सैयद एक सोच का नाम है, सर सैयद तालीमी बेदारी का नाम है, सर सैयद सेकुलरिज्म के अलमबरदार का नाम है, सर सैयद हुब्बुल वतनी का नाम है। आज उन्हीं की तवज्जुह से और उन्हीं की मेहनत और कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम सब यहाँ जमा हैं और आज इमेज क्लासेस है, आज ये यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट्स हैं, हम और आप उन्हीं के तवज्जुह से आज यहाँ जमा हुए। मैं चंद बातें बड़ी मोटी क्योंकि बहुत कम है और मुझे 10 मिनट मैं अपनी बात को खत्म करना है। मुझे सर सैयद पर बोलते हुए यह खतरा रहता है कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा आगे न बढ़ जाऊँ, क्योंकि सर सैयद पर बहुत लिखने का और पढ़ने का शौक हासिल हुआ है, बहुत बोलने का शौक हासिल हुआ है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि बड़ी मोटी बातें मैं बताता चलूँ कि सर सैयद का आखिर विजन और मिशन क्या था, इसलिए सर सैयद ने ये यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था। यूनिवर्सिटी तो सर सैयद के वक्त में नहीं बन पाई, लेकिन सर सैयद का यूनिवर्सिटी बनाने का उनके जहन में कब आया, ये बात समझनी जरूरी। शायद अगर 1857 का रिवोल्ट ना होता तो यूनिवर्सिटी भी नहीं होता। सर सैयद इस ऐसे दौर में पैदा हुए हैं कि उस टाइम इंडिया का बहुत ट्रांजिशनल फेज था, मिडिवल इंडिया से और मॉडर्न इंडिया की तरफ हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, और उसमें जो ब्रिज का काम किया मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के बीच में, सर सैयद उसका अहम नाम है। तो सर सैयद 1817 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और 1838 में जब उनके फादर सैयद मुत्तकी की डेथ हुई तो उन्होंने नौकरी करनी शुरू की। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी करती, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले, फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी करना इसलिए पसंद किया, उन्होंने मुगलों से बड़े अच्छे ताल्लुकात उनके थे, उनके एंसेस्टर के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने ये भाग दिया था मुगलों को देखकर कि ये हुकूमत अंग्रेजों के तूफान के सामने ज़्यादा दिन नहीं रह पाई, क्योंकि मुगलों का उस वक्त डाउनफॉल था और अंग्रेजों का यहाँ पर उरूज चल रहा था। तो और वो तालीम में अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा पीछे थे और सर सैयद को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अंग्रेजों से उलझ जाएं इस हालत में, जो उस वक्त हालात थे मुसलमानों के खासतौर से, क्योंकि मुसलमानों के हाथ में हुकूमत, तो उन्हें डर था कि कहीं ये ऐसे वक्त में अंग्रेजों से न उलझ जाएं और इनका जो है वो नाश हो जाए। और लेकिन बदकिस्मती से वही हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ और उस रिवोल्ट के बाद उन लोगों ने, अंग्रेजों ने मुसलमानों को उसका ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया, जगह जगह मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, जिसको एक अंग्रेज मुसन्निफ ने अपनी एक किताब में लिखा है कि मेरठ से लेकर दिल्ली तक कोई पेड़ ऐसा नहीं लगा हुआ था जिस पर किसी मुसलमान की लाश न रखी हो। दिल्ली में 27,000 जो है वो मुसलमानों को फांसी दी गई। इस तरीके से वो बहुत सारे जब जुर्म हुए तो सर सैयद ने उसको माफ किया कि हमारे पीछे रह जाने की वजह ये है कि हमारे अंदर एजुकेशन की तालीम की कमी है। और सर सैयद ने जितनी भी बिगाड़ था कौम के अंदर, चाहे वो सोशल एतबार से हो या जिसके एतबार से हो, सर सैयद ने सबका एक वाहिद सोल्यूशन। प्लीज बातें सुनिए, बहुत इंपोर्टेंट बातें यहाँ चल रही है।
आप लोग तवज्जो फरमाएं, आप ही के लिए हम बात कर रहे हैं, हमें तो पता ही पड़ना। तो हम बात ये कर रहे थे कि सर सैयद ने ये चीज भाप ली और सर सैयद का वाहिद एक मकसद ये था कि कौम को अगर उरूज पर लाना है, कौम का अगर अपलिफ्टमेंट हम चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी तालीम के जरिए हो सकता है। ताराचंद एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सर सैयद कंसीडर्ड हायर इंग्लिश एजुकेशन एज द पैनेशिया फॉर ऑल द इविल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। पैनेशिया एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसके मायने ये है कि हर मर्ज की दवा। तो सर सैयद ने हायर एजुकेशन की एक चीज समझ ली थी और उन्होंने उसके बाद ही जैसे कि उसका उस वक्त वो बिजलोर में था जब ये रिवोल्ट हुआ, फिर वो मुरादाबाद गए, मुरादाबाद पहुंचकर उन्होंने बोला, फिर वहाँ उसमें गए गाजीपुर में जाकर उन्होंने बोला साइंटिफिक सोसाइटी बनाई ताकि जो साइंस की किताबें अंग्रेजी में थी उनका उर्दू में ट्रांसलेट कर सकें। और फिर जब वो 1876 में उन्होंने फाइनल रिजाइन किया और वो फिर अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ आने के बाद उन्होंने 1877 में 8 जनवरी 1877 में मोहम्मदन एंग्लो की गाड़ी की बुनियाद रखी गई, जो आज सबसे उसके गेट पर लिखा हुआ है मोहम्मदन एंग्लो की। वही कॉलेज बाद में जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बना। सर सैयद की मौत तो 1898 में अलीगढ़ में हो गई थी, यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद में दफन। लेकिन सर सैयद का एक मकसद था, उन्होंने उसके जो फाउंडेशन इसको रखा गया बुनियाद रखी थी, मोहम्मद एंग्लो की कॉलेज थी। तो सर सैयद ने उसमें ये बात बताई थी जो सर सैयद का मिशन था इसको कायम करना। अगर हम दो लफ्जों में उनके मिशन को समेटना चाहें तो सर सैयद ये मिशन कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से निकलने वाले हर तालिब इल्म के एक हाथ में कुरान हो, कुरान की तालीम हो, और एक हाथ में साइंस की तालीम हो, और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह रखा। इसका मतलब क्या था कि दोनों फील्ड में हम एक्सेल करें, हम साइंस के फील्ड में भी एक्सेल करें और हम जो है अपने दीन के साथ साथ हम वो कैरेक्टर अपने अंदर बिल्ड करें जो कुरान हमसे चाहता है, जो हमारा दीन हमसे चाहता है, और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखते हुए, अपने कलमे पर, अपनी बुनियादों पर पूरा यकीन रखते हुए हम दुनिया में आगे बढ़ जाए। ये नहीं है कि हम एक लाइन में आगे बढ़ जाएं, हम मॉडर्न एजुकेशन को हासिल कर लें, लेकिन हम अपने दीन में पीछे हो जाएं। सर सैयद में ऐसा हरगिज़ मकसद नहीं था, इसलिए सर सैयद में मोहम्मद आएंगे तो फर्स्ट बेस है, उन्होंने उसके साथ दीनियत की तालीम भी शुरू की, उसका निशान बनाया गया। और उनके बेटे सर सैयद महमूद जो इंडिया के पहले मुसलमान जस्टिस महमूद, तो उन्होंने उसका सिलेबस बनाया, सिलेबस में वो सिलेबस देवबंद से आया और उसका निशान बनाया गया। तो बहरहाल मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि इतनी कुर्बानी और मेहनत सर सैयद ने इस कॉलेज को, शायद और कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। उस वक्त जब सर सैयद ने ये बेड़ा उठाया, उस वक्त में इंडिया में सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोलने की इजाजत नहीं थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं होती, सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी थी। तो सर सैयद ने उस वक्त में ये बेड़ा उठाया और सर सैयद ने क्या कुछ नहीं किया यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, यहाँ तक कि एक ने हाथ पर थूक भी लिया, भीख तक मांगी, चंदा कर। फिर यहाँ नुमाइश ग्राउंड में पता चला कि साहब यहाँ नाचने वाली आती हैं, लोग उनको जो है वो ज़्यादा पैसे देते हैं और पुलिस के नाम पे कोई चंदा नहीं दे रहा। तो सर सैयद ने कहा कि चलो हम ये काम नहीं करेंगे। सर सैयद नुमाइश ग्राउंड में गए, स्टेज लगा हुआ था, पैर में घूंघो बांधे, लेडीज कपड़े पहने और उस पर चढ़ गए नाचने के लिए। एक ठुमका लगाया तो उनके दोस्त थे मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, उन्होंने आकर उनको पकड़ा कि सैयद भाई आप भीख कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या, जब कौन नाचने वालों के लिए तो पैसे हैं इनके पास, पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, कोई मैं कॉलेज के लिए ना करूँगा, लोग अपना पेट भरने के लिए। ये थी सर सैयद की मेहनत और कुर्बानी, जिसके वजूद आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए अगर हम यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं या यूनिवर्सिटी में घुसने जा रहे हैं, हमारे दिमाग में, हमारे दिलो ज़हन में हर वक्त ये बात होनी चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी की दीवारें, इसकी बिल्डिंग सिर्फ गाड़ी मिट्टी की का स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ पत्थरों का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसमें सर सैयद का खून, सर सैयद का पसीना और सर सैयद का खून शामिल है, जिसके एवज में आज हम यहाँ मौजूद हैं। आज मुझे बड़ा अफसोस और ताज्जुब होता है एक दो चीज़ों का कि आज हम जब सर सैयद को पढ़ते हैं, सर सैयद पर बोलते हैं, तो मैं बड़ा एक अचंभे में हूँ। 18 साल यहाँ चुके, मैं प्रोफेसर मुश्ताक साहब की फौजी में इस तरफ गिनाना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए। आज जो भी सर सैयद के बारे में बोलता है या वो करता है, एक बड़ी अजीब व गरीब चीज चल रही है, उसकी तकरीर इस बात के बिना कंप्लीट नहीं हो पाती जब तक वो उलेमा इकराम की बुराई नहीं करती। क्या उलेमा इकराम ने सर सैयद को फतवा लगा दिया? हमें ये चाहिए तो फतवा लगाया था, क्या लगाया था, कैसे लगाया था, उसके बारे में हमें देखना पड़ना चाहिए। और वो उस वक्त की बात है, वरना सर सैयद की जो टीम में शामिल थे वो ज़्यादातर आप उनकी लिस्ट देखें, मौलवी मुश्ताक हुसैन, मौलवी मेहदी हसन, जिनको मुस्लिम मुल्क का
मौलवी समीउल्लाह खां और नवाब बहुत सारे उनके फहरिस्त में उनके सपोर्टर्स थे पुलिस बनाने में जरूरत है, ठीक है। तो लेकिन अब आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना भी आ गया तो सोशल मीडिया पर भी ये बहुत ज़्यादा चलन होता है। सर सैयद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सर सैयद की तालीमात आज हमारे बीच में है। आज हम अगर हिंदुस्तान के हालात पर गौर करें और उसमें खासतौर से मुसलमानों के हालात पर गौर करें तो हम ये देखेंगे, अगर शख्सियत के वक्त की लाइफ को हम पढ़ें और आज की लाइफ को हम पढ़ें तो हम ये पाएंगे कि बहुत सारी सिमिलरिटीज, बहुत सारी मैचिंग उस वक्त की और आज के बीच में मिलेगी। आज के हम अगर ऊपर आना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं इसके लिए, तो हमें शख्सियत की तालीमात को अख्तियार करना पड़ेगा और हमें मॉडर्न एजुकेशन लेनी पड़ेगी अपने दीन के साथ। जब भी हम जो है दुनिया के अंदर तरक्की कर सकते हैं, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है और आगे और चैलेंजिंग दौर आने वाला है। इन मजाक मस्तियों से और इन जो है हुल्लड़बाजी से काम नहीं चलने वाला है। आप सबसे बड़े मौके बड़ी हुल्लड़बाजी मतलब बड़ा दिल दुखता है, बल्कि आप जाने क्यों दे। मैं अपने हमारे छोटे बड़े होंगे नवाब साहब इब्राहिम, मैं काबिल मुबारकबाद इस बात के लिए भी है कि सर सैयद के एजुकेशनल मिशन को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी तालीमात और उसी का इनकी मेहनत और लगन का ये नतीजा है और इनकी चंद काविशों का नतीजा है कि आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरे सेंटर के इख्तिताम में यहाँ मौजूद हैं। मैं बस एक बात लास्ट बात बहुत अच्छी चीज़ है, हम उनके तो पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नवाब साकिब इब्राहिम सिर्फ जो है इमेज क्लासिक की वजह से मशहूर नहीं है। सर सैयद अली रहमान वो मोहम्मद इंग्लैंड कॉलेज की वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से मशहूर नहीं हुई दुनिया। मैं एक बात, उन्होंने एक किताब लिखी थी आसार सुना दी, ये लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही लिखी है कि वो किताब पहली किताब है, फर्स्ट इंडियन बुक जिन्होंने आर्किटेक्चर किताब लिखी। उसका नाम था आसार सुना दी। उसके 2 एडिशन आए, 1847 में पहला एडिशन आया, 1854 में दूसरा एडिशन आया। तो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पर उन्होंने वो किताब लिखी। वो किताब इतनी पसंद की गई है, फ्रांस के एक बड़े राइटर ने उसका ट्रांसलेशन किया। तो फ्रांस में यूनिवर्सिटी है एडिनबरा यूनिवर्सिटी, तो एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने उस किताब के एवज में, उस किताब के रिकॉग्निशन में सर सैयद को ऑनररी LLB भी दी। तो सर सैयद जो मशहूर हुआ उस किताब की वजह से। हमारे जो नवाब साकिब इब्राहिम है ये तो ऑलरेडी मशहूर हुए और आज तीसरे सेंटर का इफ्तिताह कर रहे हैं, उसकी वजह AMU बूस्टर है। वो AMU बूस्टर हुए हैं और अभी भी वो बूस्ट करने का काम कर रही है और अब इन्होंने और बूस्ट करने के लिए ये कोचिंग सेंटर और वो सब बाकी सब इनके पर्सनैलिटी से और वो वाकिफ। मैं ज़्यादा और बस आखिर मैं इस शेयर के साथ अपनी बात को इख्तिताम देता हूँ सर सैयद के लिए कि शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग, शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। अब ये शेर मुझे खुद नहीं पता है कि ये शेर मैं जनाब सर सैयद अली रहमान के लिए पढ़ रहा हूँ या जनाब नवाब साकिब इब्राहिम के लिए पढ़ रहा हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। रहमान ने सन 1875 में मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली और वो मुख्तलिफ नशेब फराज से गुजरता हुआ सन 1878 में MAO कॉलेज बन गया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ नशेब फराज से होता हुआ 1920 में AMU बना। जिस तरह से कदम ब कदम उनको तरक्की मिली, मैं समझता हूँ आज वो तारीख खुद को दोहरा रही है और हम नवाब साकिब इब्राहिम सर की शक्ल में और इंग्लिश क्लास की शक्ल में वो नज़ारा दोबारा देख रहे हैं कि किस तरह से नवाब सर ने एक छोटे से कमरे से इंग्लिश क्लास को शुरुआत दी। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, उसके बाद उनका पहला ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हुआ, उसके बाद बहुत जल्द अल्लाह ने उनकी रस्सी पकड़ी और फिर दूसरा सेंटर का इफ्तिताह उन्होंने किया और मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने के दौरान ही अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने तीसरे सेंटर के अंदर इस प्रोग्राम को सरअंजाम दें। तो मैं बहुत करता हूँ और उसके साथ साथ साहिबा मैम को भी, क्योंकि उन्होंने
शाना बशाना मिलकर उनकी हिम्मत अफजाई की है और मतलब उनको मतलब आगे बढ़ने में हर तरह से मेहनत की है। अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए और ज्यादा तंजीही गुफ्तगू ना करते हुए जिसमें मुझे बुलाया गया है एक नज्म पेश करने के लिए, ये नज्म बच्चों, प्यारे बच्चों, ये नज्म मैं अपने स्कूल के दौरान मैं मिंटो सर्कल में पढ़ा करता था और सर सैयद डे के मौके पर इस नज्म को मैं पढ़ा करता था और वो नज्म आज आप लोगों के पेश खिदमत है। जरा खामोशी से सुनिएगा बच्चों। अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसिता, अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसिता, हम तेरे ही फूल हैं और तेरे ही हम बाग़बान। चल दिया है इस चमन से फिर ख़ज़ा का कारवां, चल दिया है इस चमन से फिर ख़ज़ा का कारवां, या की तकदीरो वज़ा से कांपता है आसमां। अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसिता, ज़ीनते फरख़ाबे सर सैयद की है ताबीर तू, ज़ीनते फरख़ाबे सर सैयद की है ताबीर तू, हिंद की तारीख की सबसे हसी तस्वीर तू, सारी दुनिया जिससे रोशन ऐसी एक तनवीर तू, मिल्कियत हर मुल्क की हर कौम की जागीर तू, अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसिता, है वक़ारुल मुल्क मोहसिन आफ़ताबों की तरह, है वक़ारुल मुल्क मोहसिन आफ़ताबों की तरह, नाइदो अब्दुल्ला है ताज़ा गुलाबों की तरह, है हाल है सारे के सारे महताबों की तरह, हाल है सारे के सारे महताबों की तरह, जिनमें तुलबा अब भी रहते हैं किताबों की तरह। अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसिता, हम तेरे ही फूल हैं और तेरे ही हम बाग़बान। अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसिता। शुक्रिया। We are really honored to have our chief guest, Professor Mushtaq Ahmed Zargar sir, who is the chairman and professor, Department of Modern Indian Languages. He has been supervising PDF, PhD, major and minor research projects and teaching PhD coursework, postgraduate and undergraduate classes in the Kashmiri section, Department of Modern Indian Languages, for over 22 years. His research areas are Kashmiri modern poetry, Sufi poetry, folk literature and children's literature. His writings are published in Kashmiri, Urdu and English. He has
12 books to his credit. He has convened 12 national and international conferences. He is a member of Central Advisory Council, Adbi Markaz, Kamraz, Barabulla, Jammu and Kashmir. He has prepared a film documentary on AMU achievement and challenges. So it's a really a matter of pride for us that he is amongst us. So I would like to request Nawab sir to present a memento to sir. Thank you, sir, for your presence. Now there are two or three important announcements, and we teachers have been very eagerly waiting for that. So I don't know if the students know or not, but we were really waiting. So I would like to call Nawab sir to announce the result. Hello बच्चों, very warm good evening to all of you and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to thank our respected chief guest, Professor Mohammad Mustaq Ahmed sir, to be the part and the ribbon cutting ceremony of our image classes third center. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपना इमेज क्लासेस की शुरुआत अक्सर लोग, जैसे मैं अपने सेकंड इनॉग्रेशन सेंटर में भी कहा कि हम लोगों ने जो शुरुआत किया था वो 5 बच्चों से शुरुआत की। ये 5 बच्चे थे जो हमसे 12th की मैथ्स पढ़ने आते थे और उस वक्त से इमेज क्लासेस की बुनियाद रखी गई थी। और ये 5 बच्चे जो थे ये तकरीबन कोरोना काल से पहले का स्टेज, जब मैंने ऑफिशियली इमेज क्लासेस लॉन्च नहीं किया, लेकिन आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत सारी झेलें हैं। कहते ना मेरी कहानियां तब बनेगी जब मैं मर जाऊं, शायद तब। लोग कहते हैं कि भाई कोई नवाब साकिब था शायद, तो अभी बहुत सारी चीजें ना लोग नहीं जानते हैं स्ट्रगल क्या होता है, तो उसकी स्ट्रगलिंग फेज उनके जाने के बाद दिखता है। सर सैयद अहमद खान को हम लोग जानते हैं, तो उन्होंने अपने लाइफ में अभी हमें से बता रहे थे कितनी सारी चीजें उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, तो जाकर के आज एक ऐसा चमन हमारे सामने है जिसका फायदा हम लोग, और मैं भी उन्हीं में वन ऑफ द एलिट्स में से हूँ जिन्होंने यहाँ से ही बीटेक और एमटेक किया। आपको बताता चलो बच्चों, ये थर्ड सेंटर का इनॉग्रेशन हमारे सर ने किया है, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक ऐसा सेंटर है जो अभी तक लोग डिमांड में कर रहे थे कि सर आपने तो एक बड़ा यूनिक पूरे अलीगढ़ में क्लास 5 से लेकर 10 तक में अभी तक कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं है जो कि कंप्लीट स्मार्ट बोर्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ और इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है अलीगढ़ में मात्र इमेज क्लासेस की। सर ये ऑफलाइन सेंटर की क्या जरूरत पड़ गई? आपने प्योर ऑफलाइन सेंटर लॉन्च किया, आपको लग रहा होगा कि आप इस रूम में बैठे हैं तो यही एक फ्लोर हमारे पास है। बताता चलो इस पूरे सेंटर में 9 रूम है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द हम लोग 3 फ्लोर भी पूरी करेंगे, तो अगले सेंटर के लिए भी हम लोग कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सेंटर में बड़ी खास बात, प्योर ऑफलाइन सेंटर होने वाला है, ये सब जाने। प्योर ऑफलाइन सेंटर क्योंकि मार्केट में बहुत लोग हैं जो प्योर ऑफलाइन सेंटर, हमने शुरुआत किया कुछ यूनिक से। मैंने पहली किताब जो लिखी थी एमयू बूस्टर 2015 में, उस किताब को लिखने के लिए पहले मैंने ईयर वाइज किताब बनाया। 2015 के सारे सवाल, सारे सॉल्यूशन, पूरी ईयर वाइज किताब बन के तैयार थी। मैं चाहता तो मैं ईयर वाइज किताब पहले लॉन्च कर सकता, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी 5-7 लोग ऐसे थे जो ईयर वाइज किताब निकाले हुए। लेकिन मैंने शुरुआत किससे की? मैंने शुरुआत किया पहला अपना 11th एंट्रेंस का चैप्टर वाइज किताब से, क्योंकि मार्केट में ऐसा किताब कोई भी मौजूद नहीं था। तो फिर जब मैंने अपने इमेज क्लासेस की शुरुआत की तो एक ऐसे सेंटर है, एक ऐसे फीचर के साथ शुरुआत किया जो कि पूरे अलीगढ़ में किसी ने और इस अंदाज में नहीं शुरुआत किया। तब जरूरत थी एक ऐसे सेंटर की जो बाकी। फिर मैंने अपनी ईयर वाइज किताब निकाली, पता है कब? जब मैंने सारे चैप्टर वाइज लिख दिया, 11th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस और 6th एंट्रेंस, तब मैंने ईयर वाइज किताब निकाली कि अब लोग ईयर वाइज में
ऐसे फीचर मैंने दिया जो मार्केट में ऑलरेडी ईयर वाइज किताबें चल रही हैं, ऐसे फीचर वहां पे मौजूद नहीं थे। तो क्या लगता है नवाब सर, अगर प्योर ऑफलाइन सेंटर लेके आए हैं तो कुछ तो बाकियों से यूनिक करेंगे, क्या लगता है बच्चों, होगा? क्या यूनिक है, कुछ जानते हैं? पहली बात, अक्सर देखा गया है कि ऑफलाइन सेंटर्स में लोग सिलेबस सबसे बड़ा कंसर्न है, याद रखना आप। सिलेबस को खत्म करते हैं 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 7 दिन पहले, हार्डली 10 दिन पहले कर देंगे वो सिलेबस खत्म। हमारे इमेज क्लासेस का सबसे पहला रूल ये है कि सिलेबस इतना पहले खत्म कर दो कि बच्चों का सिलेबस का डर, कभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कब लास्ट ईयर के पेपर करेंगे, ये सब दूर से हमने कोशिश किया है कि ऑफलाइन सेंटर का भी सिलेबस, जो भी बैचेस बनेंगे, इंशाल्लाह 1 महीना पहले हम सिलेबस बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर देंगे। 1 महीना, अभी 1 महीने में आप जानते इमेज क्लासेस पूरे, पहले तो मैं बोलता था अलीगढ़ का, फिर मैंने रिसर्च किया तो पता चला इंडिया का, अब पता नहीं वर्ल्ड में है यानी, मैं वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कोचिंग है हमारा इमेज क्लासेस जो कि एंट्रेंस की 4 तरीकों से तैयारी करवाता है, बच्चों को भी जानते हैं आप। तो क्या लगता है कि ऑफलाइन सेंटर में वो 4 तरीके मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे यार। हम सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग कहाँ जाएंगे, करो यार, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, सीरीज में, फिर लास्ट में क्या करेंगे, मिनी टेस्ट सीरीज। सब बच्चों को अभी तरीका बताओ। एक एंट्रेंस की तैयारी करने का सबसे बेस्ट वे, और 3 साल के रिजल्ट जो आप देख रहे हैं, ये वही स्ट्रेटजी फॉलो किया गया है। तो ये सेम स्ट्रेटजी हम अपने ऑफलाइन सेंटर में भी लेके आने, पूरे अलीगढ़ में, पूरे इंडिया में ऐसा ऑफलाइन में कोई नहीं कर रहा जैसा हम करेंगे। तो इंशाल्लाह जैसा हम हाइब्रिड सेंटर में रिजल्ट दे रहे हैं, पहली बार प्योर ऑफलाइन सेंटर में भी रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। सही बात। और क्या यूनिक होने वाला है सर? कुछ यूनिक बातें और है जो मैं आपको बताता चलूं। अभी रिसेंटली ऑफलाइन के डिमांड ज्यादा बढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने अपने डॉट काउंटर शुरू किए जहाँ पे टीचर हमेशा अवेलेबल होता है। ऐसे 3 डॉट काउंटर्स हम लोगों ने बना लिए। अभी ऑफलाइन सेंटर है जहाँ पे डॉट काउंटर की और जरूरत पड़ेगी, तो 2 डॉट क्लासेस काउंटर्स में शायद 2 या 3 लगे इस सेंटर पे। ऐसे काउंटर्स करीबन 4-5 होंगे। तो ऑन एवरेज आप एक बच्चे को अपने डॉट्स को क्लियर करने के लिए ऑफलाइन सेंटर या आप हाइब्रिड सेंटर के बच्चे हो, भाई कोई भी बच्चा किसी भी सेंटर में जाके डॉट पूछ सकता है। सही है गलत? बजाओ ताली। आप अपने ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन सेंटर में पढ़ रहे हो या हाइब्रिड में पढ़ रहे हो, अब आपके पास 3 काउंटर में अराउंड 7-8 काउंटर्स होंगे, डॉट काउंटर्स, जहां पे आप अपने डॉट्स पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चों का डिमांड करते हम ना अपने घर में बहुत सारे, हम हॉस्टल में रहते हैं, बहुत माहौल खराब है सर, पढ़ नहीं पाते हैं, तो पढ़ने के लिए हमें जगह नहीं मिल पाता है। तो पूरी मीटिंग के साथ हमने डिसाइड किया है, जब हमारा सेंटर मॉर्निंग में फ्री रहता है, अब तो इवनिंग में पता नहीं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं 1-2 बैचेस के साथ, अगर सेंटर फ्री रहा तो आप हम लोगों ने इंशाल्लाह ऑफलाइन सेंटर के बच्चों को भी रीडिंग रूम फैसिलिटी देने वाले हैं। आप बात करते हैं रीडिंग रूम फैसिलिटी, आप लोगों के लिए बड़ा शानदार हो। वैसे कहते हैं नवाब सर बदनाम भी है इस बात के लिए, नवाब सर जितना बोलते हैं उससे तो पता नहीं बोल पा इतनी रहा हूँ, जब लॉन्च करूंगा तो कितना दूंगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस इनॉग्रेशन का पार्ट बने। जब पहला स्टार्ट हुआ था बच्चों, तो शायद आप लोग कभी वीडियो देखते, इतने बच्चे भी नहीं थे जब हमने पहला ऑफलाइन सेंटर शुरू किया, ठीक है। अब जैसे मुदस्सिर सर ने कहा कि अनाउंसमेंट 2-3 है, हाँ अनाउंसमेंट 2-3 है। पहला सेंटर शुरुआत किया था, अकेला था, जैसे मुदस्सिर सॉरी परवेज सर ने कहा अकेला ही चला था, ठीक है, कारवा बनता गया। तो आज मैं आपको अनाउंस करना चलूँ, हमारी इमेज क्लासेस की टीम में अभी 7-8 टीचरों की और बाहरी होने वाली, स्टिल वी हैव क्रॉस्ड, और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिला ले तो 50 से भी ज्यादा हमारे पास एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग। अब जब वक्त हुआ, धीरे धीरे लोड आता गया, लोड को थोड़ा कम करना है ताकि हम जिंदा रहें और दिनों तक और तबीयत सारा खराब ना करें, इसलिए मैंने अपने लोड्स को धीरे धीरे दूसरों को बांटा। तो सबसे पहला सेंटर जो आया उसका सेंटर हेड जो हमने बनाया, वो वहाँ के सेंटर हेड हमारे दीवान सर थे, आप लोगों को सबको पता है, और सेंटर के सेंटर हेड हमारे दीवान सर। सेकंड सेंटर जो हमने बनाया और उसके सेंटर हेड थे हमारे दानी सर, सबको पता होना चाहिए हमारे सेकंड सेंटर के जो सेंटर हेड है वो दानी सर है, अभी तीसरा सेंटर है। लेकिन उससे पहले बता दो, सेंटर हेड की जिम्मेदारी सेंटर की है,
लेकिन सारे सेंटर को एक साथ गवर्न करके पूरे एकेडमिक चीज को एक साथ लेकर के चलना है। कब टेस्ट होगा, कब सिलेबस फिनिश होगा, कौन से मैथ में सिलेबस कैसा चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमने अपने एकेडमिक हेड शुएब सर को दिया है। तो आवर एकेडमिक हेड ऑफ ऑल सेंटर शुएब सर, ठीक है, और सेक्टर बीमारी और देर से कॉल कर रहा था, ठीक है। एक तो ये, दूसरा अब रही बात, मेरे अपने खुद की बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी, मतलब अगर नॉन टीचिंग हो, बहुत सारे एकेडमिक है, बहुत सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं, उसको आसान करना, पूरे मैनेजमेंट को नॉन टीचिंग को लेकर के साथ चलना। उसके लिए मैंने अभी टीचर्स डे पे ही एक पोस्ट अनाउंस किया था, याद है आपको कौन सा था? मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इमेज क्लासेस इज मुदस्सिर। अब एक नए पोस्ट, एक नए सेंटर, इसकी जिम्मेदारी हम एक ऐसे होनहार इंसान को देना चाहते थे जो बहुत ही तगड़ा इंसान हो, बहुत ही फिट हो, और आप लोग समझ रहे कौन है वो? कौन है? बोलना चाहेंगे आप? बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे आदिल सर। Thank you very much, Alhamdulillah. There is no more that I can express my gratitude and thanks to the Nawab sir, and most probably I can say thanks to the Professor Mushtaq Ahmed Zargar sir for a short course. हमने कल रात को ही डिसाइड किया था, उसने सर को कॉल किया था और आज हमारी इनॉग्रेशन पे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड। और आप देख रहे हैं मेरे पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा अल्फाज है, लेकिन कम शब्दों में बोलूँगा कि आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड एक्सटेंड माय हार्टी थैंकफुल टू द नवाब सर एंड मैम एंड ऑल टीम ऑफ इंग्लिश क्लासेस दैट मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक छोटे से कमरे से लेकर जब मैं वहाँ चाय सर्व करती है तो वहाँ पर उसी दिन वो उम्मीद रखी थी दिल में कि नवाब सर की वो बातें, वहाँ पर लिखा था मोटिवेशन ऑन, और एक ही चीज़ वहाँ थी, वो यहाँ पर क्या थे? एक्सक्यूजेस। तो कभी एक्सक्यूज नहीं दिखाया सर को मैंने, जब भी कोई काम हुआ, जब भी कोई ऐसी मसजिद आई तो हम हमेशा आगे रहे, हर कोई आगे रहा, तो हम इंशाल्लाह वही उम्मीद रख के रखेंगे आज भी और आगे भी इंशाल्लाह हमेशा आगे रहेंगे। आज हमारी जिम्मेदारी होगी, कल किसी और की जिम्मेदारी होगी, तो इस तरीके से हम बढ़ते रहेंगे और साथ में इंशाल्लाह कामयाब होते रहेंगे। तो कामयाबी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, मेरे अब्बा हमेशा कहते रहते थे, जिनको हम प्यार से आगा जी बोलते हैं, कि कामयाबी के लिए इंसान का सबसे पुख्ता इरादा होना चाहिए। अगर आपके पास इरादा है तो शायद आप कामयाब जरूर होंगे, लेकिन इरादा आपका पुख्ता नहीं है तो कामयाबी आपका साथ नहीं देगी। तो ये चीज़ हमें सर ने भी सिखाई थी, 2012 में अलीगढ़ आए थे और इस सरजमीन पर जब कदम रखा था तो उस वक्त बहुत घने बाल थे, और आज देखिए बहुत ही कम बाल हो चुके हैं और 10 साल हो गए, 12 साल। और सर की निगरानी में हमने कश्मीरी पढ़ा था, तो पहली बार आए थे तो सर ने भी बहुत कुछ सिखाया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं शुक्रिया करता हूँ तहे दिल से, आई एम रियली थैंकफुल टू द नवाब सर एंड द टीम एंड ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मेरी टीचिंग पे भरोसा किया और आज यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू वेरी मच। हाँ बच्चों, शायद आपको पता है या नहीं पता, अभी हम लोगों ने परसों 15 तारीख को एक टीचर्स का टेस्ट रखा था, आईसी टेट और आईसी सेट, पता आप लोगों को? हाँ, बहुत बढ़िया। उसमें करीबन 150 से ज्यादा टीचर्स अप्लाई किए थे और हम 100 से ज्यादा टीचर टेस्ट देने आए थे। उसमें 2 ग्रुप था, एक ग्रुप था आईसी टेट फॉर मैथ्स एंड साइंस ग्रुप, यानी इसमें मैथ और साइंस हमारे मेरी क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं उनके टीचर्स, और एक था हमारा एसएसटी लैंग्वेज ग्रुप जो एसएसटी पढ़ाते हैं और लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश उर्दू पढ़ाते हैं, उनके लिए था, ठीक है। हमारी मैथ क्लासेस के टीचर्स भी उसमें पार्टिसिपेट किए। तो 2 ग्रुप था, एक तो आप हमारा मैथ साइंस वाला, एक था हमारा एसएसटी और लैंग्वेज। मैथ साइंस में जरा सुनो तो कौन कौन से टीचर थे, ठीक है। पहले हमारे मिराज सर, बजाओ ताली। दूसरे थे हमारे शराब सर, हमारे शुएब सर, चौथे दीवान सर, बिलाल सर, सिराज सर, इमरान सर,
हाँ एक और अनस सर भी नहीं आए। अनस सर, अब ये साइंस ग्रुप में ये लोग थे, ठीक है। मैंने अनाउंस किया था 1 महीने पहले, आप भी उस टेस्ट में अपीयर करेंगे और जो टेस्ट में टॉप करेगा उसको 20,000 रुपए मिलेंगे। और एक अच्छी सी ट्रॉफी बनवाई है मैंने, तो आपको बताना है, गेस करना है कि कौन जीता होगा वो टेस्ट। शोएब सर, बिलाल सर, टॉर्च जला दो, टॉर्च जला ले आप। बहुत अच्छा ये हुआ, और ये क्या शानदार लग रहा है। टॉर्च जला ले, सब टॉर्च जला ले प्लीज। मोबाइल का आज काम आएगा और नवाब सर की आवाज भी आज काम आएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस बार के आईसी टेस्ट के मैथ एंड साइंस ग्रुप के विनर, जो कि हमारे मैजिशियन ऑफ द ईयर 2023 भी कहलाएगा फॉर द मैथ एंड साइंस ग्रुप, गोज टू बिलाल सर। हाँ बच्चों, अब आया ग्रुप हमारा एसएसटी एंड लैंग्वेज ग्रुप। इसमें हिंदी इंग्लिश उर्दू के सारे टीचर। अब आपको पता है हिंदी के महारत हासिल कौन, ठीक है। इंग्लिश के कौन, उर्दू के कौन, एसएसटी के कौन, सर 5 लोग। दो और लोग थे जो हमारे साथ हिंदुस्तानी जीके का पार्ट और मैथ का पार्ट संभालते हैं, हमारे परवेज सर और आतिफ सर, ठीक है। अब इन लोगों में गेस करना है आपको कि कौन है विनर। आदिल सर, आदिल सर, आते सर पेपर खोया था। आतिफ सर, मैं बता दूं, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करूं, बताता हूँ। दोनों टॉपर में मात्र 0.25 मार्क्स का फर्क है। 0.25 मार्क्स का फर्क है और आंसर चेंज हो रहे थे या करेक्ट हो रहे थे, टॉपर भी चेंज और हो रहा था, ये समझो आप। और फाइनली बताता चलूं आप लोगों को, इस साल के मैजिशियन ऑफ द ईयर फॉर द एसएसटी इस साल के मैजिशियन ऑफ द ईयर फॉर एसएसटी एंड लैंग्वेज ग्रुप गोज टू मार्क्स का फर्क रहा है। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे किसके साथ बात करेंगे, अकेले में बात करेंगे, अकेले में। तो बच्चों, ये था एक बड़ा प्यारा सा अनाउंसमेंट। और आपको पता है पार्टी किससे लेनी है? आज की पार्टी इनकी तरफ से। ठीक है बच्चों, I would like to call our chief guest to have few words on this occasion, please. Goodbye.
जनाब नवाब साकिब इब्राहिम साहब, डायरेक्टर इमेज क्लासेस, जनाब आदिल साहब, मुदस्सिर साहब, इमाम साहब, दानिश साहब, शेख साहब और वो तमाम अफराद जिनके इस्माई गिरामी में याद नहीं है, ख़वातीन हज़रात, आप सबका तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। और आज के सबसे डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ये जो आप तीसरे आम तालीमी मरकज़ का जो इफ्तिताह कर रहे हैं, उसके लिए आपको खुद की अमीन गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जब इन प्लीज बी साइलेंट। बच्चों प्लीज। बेटा आपके गेस्ट हैं, उनको सुनिए प्लीज, खामोश हो जाइए। आप फैसला करेंगे या मैं आपकी सुनूंगा या आप मेरी सुनेंगे, फैसला क्या है? आपके सुनिए। ठीक है, फिर आप थोड़ी खामोशी क्या दिल से ये दुआ निकलती है कि फलाफूदा रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। ये हंसते खिलते चेहरे देखकर मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक अजीब तलातुम मौजूद है। मैं समझता था यहाँ आने से पहले कि ये बहुत ग्रोन अप बच्चे होंगे 12th स्टैंडर्ड के आसपास, लेकिन खुशी हुई कि यहाँ बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे जो 5वीं या 6th क्लास के भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए मैंने एक थोड़ा सा रद्द-बदल किया कि मैं अपनी लैंग्वेज और ख्यालात को थोड़ा उनकी सतह तक रखने की कोशिश करूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरा अपना जो मिजाज है, मैं बच्चों के बारे में ज़्यादा लिखता हूँ, ज़्यादा सोचता हूँ। तो मैं ये जैसे हमारे डायरेक्टर साहब नवाब साकिब साहब अपनी जो नाकामियों का कुछ यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब मैंने आपकी तकरीर सुनी मुझे लगा कि आप अपनी नाकामियों की नहीं, अपनी कामयाबियों का जो मतलब वो बता रहे हैं हमें, क्योंकि हर कामयाबी के पीछे नाकामियाँ होती हैं, हर नाकामी के पीछे कामयाबियाँ होती हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस दिलेरी के साथ आपने ये काम शुरू किया है और इसको आज की जिस मोड़ तक ला रहे हैं, आज 30% आप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि हमने सरसिंह के बारे में कई तकरीरें यहाँ सुनी, बहुत अच्छा लगा, इसके हम आपके सामने रखे गए, लेकिन हमें कुछ चीज़ों की तरफ बुनियादी और लाजमी तवज्जो देनी जरूरी है। वो ये है कि जिस जमाने में सबसे अहमद पैदा हुए, आँख खोली, फिर तालीम हासिल के आगे बढ़े, तो वो क्योंकि एक जिंदा दिल इंसान थे, एक पुरमग़ज़ इंसान थे, एक खुशार और बेदार इंसान थे, इसलिए जिंदगी का हर लहजा, हर पहलू उनकी शख्सियत पे और उनका जो ज़हन था उस पर अपने नक़ूश मुरतब करता था। लेकिन सरसिंह एक ऐसी शख्सियत थी जिसने खुद एक तारीफ मुरतब की। जब हम देखते हैं उस ज़माने के हालात, जो खासकर जो मुसलमान कौम थी वो लुटी पिटी थी, उनमें तालीम की कमी थी, उनमें जो बिल्कुल फुरूई इख्तिलाफात और फुरूई ज़हन से काम लेते थे। लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना था, लेकिन जब हम इस्लामी तारीख पे नज़र दौड़ाते हैं, जब तक मुसलमानों ने कुरान और हदीस
इस्लाम और साइंस और टेक्नोलॉजी को थामे रहे, तो जब तक वो दुनिया पे राज करते रहे, जब तक वो फुतूहात के फुतूहात करते रहे, जब तक वो दुनिया को इंसाफ देते रहे, जब तक वो दुनिया की खिदमत करते रहे। लेकिन जब हमने दीन और दुनिया में एक तफरीक पैदा कर दी तो सवाल शुरू हो गया। सरसैयद ने इसी चीज को बांट लिया, सरसैयद ने इसी चीज को उसने इसकी तशखीस की, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस कौम को इसकी जहन साजी करनी है। अगर इसकी जहन साजी न हो फिर ये कौम और मजीद दलदल में फंस जाएगी। तो उससे क्या हुआ, सरसैयद ने इसके लिए तशखीस की, तो उसे लगा कि हमें इस कौम को अगर निकालना है इस दलदल से, अगर हमें इनको तरक्की की राह पे गामजन करना है, इनको इज्जत की जिंदगी लौटानी है, तो हमें इनको तालीम देनी पड़ेगी। लेकिन तालीम एक बैलेंस्ड एजुकेशन, तालीम जिसमें एक तवाज़ुन हो, तालीम जिसमें दीन और दुनिया भी हो और मॉडर्न साइंस भी हो। इसीलिए उनका फरमाना था कि उनके जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की, वर्ड ऑफ गॉड एंड वर्क ऑफ गॉड, वो कहते हैं इसमें कोई तमीज नहीं, जो अल्लाह का कानून है वो वर्ड ऑफ गॉड है, और अल्लाह की जो क्रिएशन है, ये जो पूरी कायनात है, ये वर्क ऑफ गॉड है। उसने कहा कि अगर इसने अब तफरीक पैदा कर वो, तो फिर ये न वर्क ऑफ गॉड है न वर्ड ऑफ गॉड है। वर्क ऑफ गॉड और वर्ड ऑफ गॉड की थ्योरी को उसने समझा के हमें सही रास्ते पे डालने की कोशिश की। तो इसीलिए वो फरमाते हैं कि हमें ये वो कौम है और वो ऐसी कौम तैयार हो जिसके एक हाथ में साइंस और दूसरा हाथ में फलसफा, और सर पे साइंस, एक हाथ में साइंस और दूसरा फलसफा कुरान, और सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ताज हो, फिर वो ये। तो मैं ये समझता हूँ जितनी भी सारी बातें आपकी मुझे मतलब सुनने को मिली, मुझे लगा ये उसी जज्बे के तहत ये काम हो रहा है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मिशन को जारी रखे और इसके जो समरात हैं वो हमें देखने को मिले, हमारी कौम के लिए ये खैर और बरकत और आफियत का इसमें सामान हो। तो मुझे ये याद आ रहा है कि अल्लामा इकबाल का एक वो शेर याद आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम माइल व करम हैं, कोई साइल भी नहीं, राह दिखलाएंगे रह रहे मंजिल भी नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, दौड़ने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। हम माइल व करम हैं, कोई साइल भी नहीं, राह दिखलाएंगे रह रहे मंजिल भी नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, दौड़ने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। मुझे लग रहा है कि नवाब साहब ने एक दुनिया ढूंढी है तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। हम इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। बातें बहुत सारी हो सकती थी, क्योंकि एक तो बच्चे मतलब कम उम्र बच्चे हैं, मतलब ये ज़्यादा तंग हो जाएंगे, और दूसरी बात है आपके भी अपनी मसरूफियात हैं। दुआ के साथ फला फूला रहे यार चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। तो इसके साथ वो जो ये जन्म मैं दुआ कहूँ कि ये आगे चलता रहे और अल्लाह आपको कामयाबी दिखाए, और इसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके दुनिया में अल्लाह कामयाबी दिखाए। और जो ये हमारे जो नई कौन है, ये असासा होता है, मकान दुकानें ज़राअत और बिल्डिंग में किसी कौम की कोई ये असासा नहीं है। असासा होता है जहन साजी, असासा होता है इल्म, असासा होता है उनकी जो निगाह जिनकी बुलंद हो, निगाह कौम की जो मुस्तकबिल पे निगाह हो, इनका मुस्तकबिल संवारने ये एक काम है, ये बिल्कुल दीनी काम है। जो इंसान की खिदमत करना, इंसान को सही रास्ते पे लगाना और इंसान को इस्तेसाल से बचाना, तो ये सब दीन का काम है। अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।